हेलो एवरीवन, विद्या के परिवार में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज एक टॉपिक शुरू करना है, खनिज संसाधन। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ चुके हैं, जल संसाधन वो भी हो गया है, वन एवं वन्य प्राणी वो भी हो गया। आज पढ़ेंगे खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर से जो खोद कर निकालेंगे, खनन करके निकालेंगे, वही खनिज होगा। पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकालेंगे वही खनिज होगा। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं कैसा होगा। पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसका और दूसरा परिभाषा भी हो सकता है, भूमि से खनन क्रिया यानी कि खनन करके, खोद करके, खनन द्वारा निकाले गए ऐसे पदार्थ जिनके निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण हो और जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, खनिज कहलाता है। जो जिससे मनुष्य आगे की जरूरत पूरा करे उसे ही खनिज कहते हैं। या तीसरा परिभाषा हुआ, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो कि भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो कि भूगर्भ से खनन क्रिया यानी खोद करके निकालेंगे वही खनिज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। और फिर ये भी दो प्रकार के होता है। धात्विक खनिज दो प्रकार के होता है, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। धात्विक खनिज क्या है? जिससे धातु प्राप्त हो उसे ही धात्विक खनिज कहते हैं। खनिजों का ऐसा प्रकार जिसमें धातु होते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु हो उसे ही धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में लौह, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, तांबा आदि, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण है। अब धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज होते हैं दो प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज कितने प्रकार के? तो वो भी दो प्रकार के होता है, एक लौहयुक्त एक अलौहयुक्त। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। लौहयुक्त खनिज क्या है और अलौहयुक्त खनिज क्या है? लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं। जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है उसे ही लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन आदि। अलौहयुक्त खनिज जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न या थोड़ा पाया जाता है, न के बराबर या नहीं पाया जाता है, वे अलौहयुक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे में है सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा आदि। अब अधात्विक खनिज पढ़ते हैं। अधात्विक खनिज क्या है? खनिजों का ऐसा प्रकार जिसमें धातु नहीं होते हैं। जिसमें धातु होगा वो धात्विक खनिज कहलाएगा, जिसमें धातु नहीं होगा वे अधात्विक खनिज कहलाएंगे। उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। अब अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। अधात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक है कार्बनिक खनिज, एक है अकार्बनिक खनिज। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। जिन अधात्विक खनिजों में जीवाश्म होते हैं वे कार्बनिक खनिज कहते हैं। जीवाश्म क्या है? जैसे पृथ्वी के अंदर जीव जंतु जो दबे होते हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं। ये पृथ्वी में दबे एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनता है। ये कार्बनिक खनिज कैसे बनता है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में दबे एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनते हैं। जैसे में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन इत्यादि। अब अकार्बनिक खनिज क्या है?
जिन आधात्विक खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं वे अकार्बनिक खनिज कहलाते हैं। जैसे में है अभ्रक, ग्रेफाइट, ये गलती लिखा हुआ है, ग्रेफाइट आदि। तो चलिए अभी दोनों में अंतर समझते हैं कि कार्बनिक खनिज अकार्बनिक खनिज क्या है, ये तो देख लिए। चलिए अब अंतर इसका देखते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, इसलिए इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, बनाते होइएगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए यह धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर देखते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर है क्या। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा। ऐसा सुने होइएगा कि आम के पेड़, अगर आम के पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें तो लीची नहीं फरेगा, वैसे ही धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु ही मिलेगा। वैसे ही अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। अधात्विक है, धात्विक खनिज है, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं और चमकीला लाइट होता है इसमें। इनके पास अपनी चमक नहीं होती है, अधात्विक खनिज के पास अपनी चमक नहीं होती है। ये प्राय आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ मिलता है? आग्नेय चट्टान में मिलता है। अधात्विक ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलेगा। अधात्विक खनिज कहाँ मिलेगा? परतदार चट्टानों में। धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। और अधात्विक खनिज इसको पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता, ये पीटने पर इसको चूर चूर हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह और अलौह खनिज में अंतर। लौह खनिज और अलौह खनिज, यह भी क्वेश्चन आता है, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। लौह खनिज क्या है? अलौह खनिज। लौह खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है। लौह खनिज में क्या होता है? लोहे का अंश पाया जाता है। अलौह खनिज, इसमें लोहे का अंश एकदम कम या न के बराबर में पाया जाता है। अलौह खनिज में लोहे का अंश एकदम न या एकदम कम रहता है या न के बराबर में पाया जाता है। लौह खनिज, इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। लौह खनिज का उपयोग कहाँ होता है? लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। अलौह खनिज, इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है। लोहा एवं इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है अलौह खनिज। फिर लौह खनिज है, ये स्टैलीधूसर, मटमैला, स्टैलीधूसर, मटमैला आदि रंग का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लौह खनिज का रंग कैसा होता है? स्टैलीधूसर, मटमैला आदि रंग का होता है। ये अनेकों रंग के हो सकते हैं। अलौह खनिज अनेक रंग के हो सकता है। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये कौन सी चट्टान में पाया जाएगा? रवेदार चट्टान में। ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ये आग्नेय चट्टान, हर चट्टान में पाया जाएगा अलौह खनिज, लेकिन लौह खनिज एक ही है, रवेदार चट्टानों में पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण। भारत में लौह अयस्क के वितरण। लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे है, इसके कौन कौन से गुण है, इसको देखते हैं। भारत में क्वेश्चन आएगा, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले। इसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। 96% लौह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 1951 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ। 1950 से 51 में कितना लाख टन का उत्पादन हुआ? 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ। 2004 से 5 में बढ़कर 1427 लाख टन हो गया। 1427 लाख टन हो गया, लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ। पहले 42 लाख टन था, अब है 1427 लाख टन हो गया। लोहा बढ़ा धीरे धीरे। फिर है कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? कर्नाटक, भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर है।
कर्नाटक है। भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है कर्नाटक। यहाँ बेल्लारी, हॉस्पेट, सुदूर क्षेत्र में लौह अयस्क की खाने हैं। कर्नाटक में कहाँ खाने हैं लौह अयस्क का? बेल्लारी, हॉस्पेट, सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खाने हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, देश का दूसरा उत्पादक राज्य है जो देश का करीब 20% लोहे का उत्पादन करता है। 20% लोहा का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। ये कहाँ है? दांतेवाड़ा जिले का बैलाडीला तथा दुर्गा जिले के डल्ले एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक है। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं छत्तीसगढ़ का। यहाँ का अधिकांश लोहा बंदरगाह यानी जहाज से बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश लोहा जहाज से जापान को निर्यात किया जाता है। फिर है महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खाने चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, करप्पा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादन है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? करीमनगर है। करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, करप्पा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादन है। जबकि तमिलनाडु के तीर्थमल्लई पहाड़ियों, सलेम एवं यादपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र में लोहे के भंडार भी है। इसको याद रख सकते, 2-3 तो जरूर ही याद रखिएगा, ताकि 2-3 का 5 नंबर में पूछे तो कम से कम 2 से 2.5 पेज होना चाहिए। फिर अब लौह अयस्क के कौन कौन से प्रकार है? पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट। लौह अयस्क के कितने प्रकार है? 3 है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट भी बोल सकते हैं, लिमोनाइट। हेमाटाइट, इसमें 68% लौह अंश होता है। हेमाटाइट में कितना लौह अंश होता है? 68%। इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि लाल अयस्क किसे कहते थे? हेमाटाइट को। मैग्नेटाइट में इसमें 60% लौह अंश होता है। मैग्नेटाइट में कितना प्रतिशत लौह अंश होता है? 60%। इसे काला अयस्क कहते हैं। काला अयस्क किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को। लिमोनाइट, इसमें 40% लौह अंश होता है। लिमोनाइट में कितना होता है? 40%। इसे पीला अयस्क कहते हैं। लाल अयस्क किसे कहते हैं? हेमाटाइट को। काला अयस्क किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को। और पीला अयस्क लिमोनाइट के। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है कि लौह अयस्क के कितने प्रकार है, उसका वर्णन करें, तो भाई इतना ही लिखिएगा, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैग्नीज अयस्क के वितरण, लौह अयस्क के वितरण पढ़ लिए हैं, और दूसरा है मैग्नीज अयस्क के वितरण। मैग्नीज की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आएगा, मैग्नीज की उपयोगिता, मैग्नीज का क्या है? उपयोग है, और देश में इनके वितरण कहाँ पे है का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान पर मैग्नीज का उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत का, फर्स्ट स्थान है रूस का, सेकेंड है दक्षिण अफ्रीका का। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है? जंगरोधी इस्पात बनाने में तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में आता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? शुष्क बैक्टीरिया के निर्माण में होता है। मैग्नीज का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, मैग्नीज का उपयोग होता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है। चमड़ा एवं माचिस, ये गलती लिखा गया है, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग पेंट एवं कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85%
कितना 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में कितना होता है? 85%। इसका क्या क्या उपयोग है? शुष्क बैक्टीरिया के निर्माण में होता है, फोटोग्राफी में होता है, पेंट एवं कीटनाशक दवाओं में भी होता है, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है। अब इसका वितरण देखते ही कहाँ कहाँ है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज का उत्पादन करता है। 1/4 मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। इस राज्य की मुख्य मैग्नीज उत्पादन पट्टी, नागपुर तथा भंडार जिले में है। महाराष्ट्र के पट्टी, नागपुर तथा भंडार जिले में, इस पट्टी में उत्तम कोटि के मैग्नीज अयस्क मिलते हैं। यहाँ पे उत्तम कोटि का मैग्नीज मिलता है। रत्नागिरी में उच्च कोटि मैग्नीज का उत्पादन होता है। रत्नागिरी में उच्च कोटि मैग्नीज का उत्पादन होता है। चलिए अब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य बना। मैग्नीज का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक में मैग्नीज शिमोगा, तुमकुर, बेल्लारी, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर मुख्य उत्पादक है। पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले ज्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देश सकल उत्पादन का 6%, कितना प्रतिशत? 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ एक मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम में है। अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कुड़प्पा, विजयनगर, गुंटूर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट अयस्क के वितरण। भारत में बॉक्साइट अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले। तो देखते हैं, यह एक अलौह धातु है। बॉक्साइट क्या है? एक अलौह धातु है जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है? एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान के निर्माण में बॉक्साइट का होता है, बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट में तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? 337 मिलियन टन है। चलिए इसका देखते हैं वितरण कहाँ कहाँ है। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मुख्य रूप से बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक भंडार उड़ीसा में है। बॉक्साइट का आधा से अधिक भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पन्न करता है। 42% कौन उत्पन्न करता है बॉक्साइट? उड़ीसा। कालाहांडी, बोलांगिरी, कोसपुर, सुंदरगढ़ तथा संभलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। उड़ीसा में है कालाहांडी, बोलांगिरी, कोसपुर, सुंदरगढ़ तथा संभलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो चलिए और देखते हैं इसका। गुजरात में भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पन्न कर दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर है उड़ीसा, दूसरा स्थान पर है गुजरात। ये जामनगर, समरकंद तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं यहाँ का। फिर झारखंड में कहाँ कहाँ है? बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है।
फर्स्ट स्थान है उड़ीसा, सेकेंड में है गुजरात, थर्ड में है झारखंड। तथा देश का 14% बॉक्साइड उत्पन्न करता है। ये कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? 14%। इसके लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं फालुमा मुख्य उत्पादक जिला है झारखंड का। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोलवा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइड का खनन होता है महाराष्ट्र में, तथा देश का 12% उत्पादन करता है। महाराष्ट्र कितना प्रतिशत करता है? 12%। झारखंड 14%, गुजरात 17.35%। फिर है उड़ीसा 42%। सबसे अधिक कौन करता है? उड़ीसा करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभ्रक के वितरण, बॉक्साइड के वितरण पर लिए, अब नेक्स्ट है अभ्रक के वितरण। भारत में अभ्रक के वितरण पर प्रकाश डाले। भारत विश्व में इसका सीट है अभ्रक का अग्रणीय उत्पादक है। अब भारत में सबसे ज्यादा है अभ्रक। विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? खास करके विद्युत उपकरण में, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण यह उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पटिया है, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। बिहार में कहाँ है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में अंतर्गत आता है। भारत में अभ्रक का कुल भंडार कितना है? 59,065 टन है। 2002 से 3 में इसका उत्पादन 1217 टन था, कम गया था। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड में कौन सा अभ्रक होता है? उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार एवं झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार एवं झारखंड कितना प्रतिशत? भारत का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नैगूर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में? नैगूर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चूना पत्थर के वितरण। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पे है वो देखते हैं। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 35%। अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि है। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट बनाया जाता है। चूना पत्थर 100% में से 76% में सीमेंट बनाया जाता है। 16% में लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है, और शेष 4% बचेगा, उसका उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है चूना पत्थर का उपयोग। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। खनिजों का आर्थिक महत्व। खनिज आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज है। कैसे कि जल के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही खनिज है। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज भी है। थल पर रहते हैं, जल यानी पानी पीते हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। अगर खनिज नहीं रहेगा तो देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। देश आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होगा। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। व्यापार होता है। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग इसको नहीं कर सकते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। इसका संबंध किससे है? वर्तमान में भी और भविष्य के भी। ऐसा नहीं है कि जब एक बार अगर उपयोग करने के बाद दोबारा तो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन सोच समझ के उपयोग करके बचाना भी इसका संभव है।
बचा कर रखना आगे के लिए सही रहेगा। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है। खनिज को बचाव अति आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खनिज आर्थिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो पढ़ लिए। अब पढ़ना है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन, खनिजों को कैसे बचाएंगे। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा। इसका देखिए कैसे लिखेंगे। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनकी मात्रा सीमित है, ऐसा नहीं कि खुद के निकाले जा रहे कि अंदर आ रहा है, वैसा नहीं है। इसकी मात्रा सीमित है। इनका पुनर्निर्माण असंभव है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। खनिज उद्योगों का आधार है, खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अति दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। उस उद्योग में ज्यादा से अधिक खनिज उपयोग करना उसके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, जरूरी है। बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग परिस्थिति पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही प्रबंधन कहलाता है। सही से उपयोग करना, जितना जरूरत हो उतना ही करना, वही है। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब खनिजों के संरक्षण के क्या उपाय है। खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाव, उपाय समझाइए होगा, यहाँ ये गलती है, उपाय समझाइए। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके उनका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। यानी कि जितना जरूरी है उतना ही यूज करें। ज्यादा जैसे में होता है ना कि पानी का अगर जरूरी कम है उपयोग ज्यादा कर लेते हैं, वैसा नहीं, सीमित है इसका, सीमित है, इसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे होता है कि एक बार खोदने के बाद फिर दोबारा खोदेगा उसी जगह तो नहीं मिलने का चांस रहेगा, इसलिए इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। इस टॉपिक से, खनिज संसाधन से ज्यादा ही प्रश्न पूछने की संभावना होती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।